पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन में कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसके पहले के 3-4 महीनों में जब एक ठीक ठाक संख्या में कोरोना वायरस का टीकाकरण जब ब्रिटेन में हुआ था, उस समय ब्रिटेन में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आती हुई देखी गई थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस की संख्या में ब्रिटेन में फिर से वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। अभी हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या फिर से बढ़कर करीब 53,000 केसेस प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो कि ब्रिटेन में दूसरी लहर के दौरान दर्ज की गई सबसे ज़्यादा प्रतिदिन केसेस की संख्या 68,000 के आसपास है। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका में भी कोरोना वायरस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जबकि फरवरी से लेके जून तक के महीनों में ब्रिटेन की ही तरह जब अमेरिका में एक अच्छी संख्या में कोरोना वायरस का टीकाकरण हो रहा था, तब वहाँ पर भी केसेस की संख्या में कमी आती हुई दिख रही थी। हाल ही में अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़कर 1 लाख केसेस प्रतिदिन से ज़्यादा हो गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कोरोना वायरस के केसेस अब इज़राइल, फ्रांस और इटली जैसे देशों में भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोरोना वायरस के इन केसेस के बढ़ने के पीछे एक कारण कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का होना बताया जा रहा है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, जिसे कि पहले भारत में चिन्हित किया गया था, वो मूल कोरोना वायरस से ज़्यादा संक्रामक है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के जो सैंपल्स सीक्वेंस किए गए हैं, उनमें डेल्टा वेरिएंट के सैंपल्स की संख्या करीब 98% है। यही संख्या अमेरिका में करीब 93% और भारत में करीब 81% है। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन देशों में अभी जो ज़्यादातर कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, वो डेल्टा वेरिएंट के कारण है। इसके अलावा अभी हाल ही में यह भी पाया गया है कि जिन वैक्सीनों का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है, वो डेल्टा वेरिएंट के सामने कम असरदार है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के द्वारा प्रकाशित की हुई अभी एक हाल ही की शोध के अनुसार जो फाइज़र की कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी डेल्टा वेरिएंट के आगे करीब 88% है, जबकि अल्फ़ा वेरिएंट के सामने ये एफिकेसी करीब 94% है। इसी तरीके से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एफिकेसी डेल्टा वेरिएंट के सामने गिरकर 67% हो जाती है, जबकि अल्फ़ा वेरिएंट के आगे इस वैक्सीन की एफिकेसी 74% के आसपास है। इसके अलावा कोरोना वायरस के केसेस के बढ़ने के पीछे जो एक दूसरा कारण बताया जा रहा है, वो ये है कि हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन में अभी काफ़ी अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन हो चुका है, पर उसके बाद भी एक बड़ी जनसंख्या वहाँ पर अभी अनवैक्सीनेटेड है, जिसका अभी तक के टीकाकरण नहीं हुआ है। ब्रिटेन में अभी करीब 70% जनसंख्या को कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है और करीब 57% जनसंख्या को कोरोना वायरस की वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। इसी तरीके से अमेरिका में अभी करीब 58% जनसंख्या को कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है और करीब 50% जनसंख्या का दूसरा टीकाकरण भी पूरा हो चुका है। इसी बारे में अभी हाल ही में ये पाया गया है कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों में कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण और हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में जो भी कोरोना वायरस के कारण मौतें हो रही हैं, उनमें 99.5% मौतें उन लोगों की हैं जिन्होंने कोरोना वायरस का टीका नहीं लगवाया था। और अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण अभी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनमें करीब 97% ऐसे ही लोग हैं जिनका कोरोना वायरस
का टीकाकरण अभी नहीं हुआ था। कोरोना वायरस के इन केसेस के बढ़ने के पीछे जो तीसरा कारण बताया जा सकता है वो ये है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन की असर करने की क्षमता है वो शायद समय के साथ कम होती जाती है। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइज़र के सीईओ ने अभी हाल ही में ये कहा था कि उनकी कंपनी ने यह पाया है कि फाइज़र की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी दूसरे डोज का टीका लगवाने के करीब 4 से 6 महीने के बाद घटकर करीब 84% हो गई, जबकि शुरुआत में वो एफिकेसी करीब 96% थी। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की असर करने की क्षमता हर 2 महीने में करीब 6% के आसपास से घट जाती है। इसके साथ ही फाइज़र के सीईओ ने यह भी कहा है कि वो अभी कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके का तीसरा बूस्टर डोज लगाने के सुझाव पर उनकी कंपनी विचार कर रही है। इसी तरीके से इजराइल, जहां पर ज़्यादातर टीकाकरण फाइज़र की वैक्सीन से किया गया है, वहां पर भी एक स्टडी में ये पाया गया है कि वहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन की एफिकेसी अब घट कर 64% ही रह गई है। हालांकि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ये 64% की जो एफिकेसी है वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन या फिर लक्षणात्मक संक्रमण के खिलाफ ही है। कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण से बचाने के लिए ये वैक्सीन इजराइल में अभी भी करीब 94% असरदार है। तो ये लगभग सभी ऐसे कारण हैं जिनसे कि कोरोना वायरस के मौजूदा केसेस में बढ़ोतरी को समझा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीनें संक्रमण को रोकने में असरदार नहीं रही हैं? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा ऐसा दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि वैक्सीनें कोरोना वायरस के सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, जिसका मतलब कोरोना वायरस के ऐसे इन्फेक्शन जिनमें कोरोना वायरस के सिर्फ मामूली लक्षण ही दिखाई देते हैं, ऐसे इन्फेक्शन को रोकने में शायद वैक्सीनें कम असरदार हों, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के जो गंभीर संक्रमण हैं जिनके कारण लोगों को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़े, ऐसे गंभीर संक्रमणों को रोकने में कोरोना वायरस की वैक्सीनें काफ़ी असरदार पाई जा रही हैं। ऐसा हम ब्रिटेन में उपलब्ध कोरोना वायरस के आंकड़ों में भी देख सकते हैं, जहां पर ये नोटिस किया जा सकता है कि कोरोना वायरस की मौजूदा लहर में जिन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है वो कोरोना वायरस की इससे पहले की लहर में हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए लोगों की संख्या से काफ़ी कम है। कुछ इसी तरीके का ट्रेंड हम अमेरिका में भी कोरोना वायरस की मौजूदा लहर में देख सकते हैं, जहां पर भी कोरोना वायरस के कारण जितने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ रहा है वो पहले की लहर की तुलना में निश्चित रूप से काफ़ी कम है। तो अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो उसका पूरे विश्व में कैसा प्रभाव पड़ेगा, और पहले की 2 लहरों की तुलना में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की तीव्रता कितनी होगी? क्या इस पर कुछ बोला जा सकता है? कोरोना वायरस की तीसरी लहर की तीव्रता भी इस्तेमाल की जा रही मौजूदा वैक्सीनों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा कोरोना वायरस की नई लहर की तीव्रता कोरोना वायरस के किसी नए म्यूटेशन या बदलाव पर भी निर्भर है। पर अमेरिका और ब्रिटेन के उदाहरण से ऐसा मानकर चला जा सकता है कि कोरोना वायरस के केसेस फिर से अगर बढ़ भी जाते हैं तब भी वैक्सीनों के कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या है वो शायद पहले की तुलना में कम रहेगी। इसी तरीके से क्या यह बताया जा सकता है कि विभिन्न देशों में कोरोना वायरस की नई लहर का कितना प्रभाव रहेगा? ऐसा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर ने विभिन्न देशों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया था, उसी तरीके से कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर भी विभिन्न देशों पे शायद
अलग अलग तरीके से पड़ेगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का प्रभाव अन्य अन्य देशों पे कई चीज़ों पर निर्भर करेगा, जैसे कि वहाँ पर कौन सी वैक्सीनों का इस्तेमाल किया गया है, उस देश की डेमोग्राफिक या जनसंख्या संरचना के पहली और दूसरी लहर ने उस देश को कितना प्रभावित किया था, उस देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा का तंत्र कैसा है, इसके अलावा उस देश में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स का किस तरीके से पालन किया जाता है। इसी तरीके से क्या ये बोला जा सकता है कि कोरोना वायरस महामारी का अंत कब तक के होगा? यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि कोरोना वायरस को सही तरीके के टीकाकरण के साथ रोका जा सकता है। तो ऐसा मान के चलने पर कि मौजूदा वैक्सीनें वायरस की रोकथाम में पूरी तरीके से कारगर हैं, और ये भी मानने पर कि आगे वायरस में कोई और म्यूटेशन या बदलाव नहीं आता है, या फिर अगर कोई म्यूटेशन या बदलाव वायरस में आता भी है तो मौजूदा वैक्सीनें या फिर इन वैक्सीनों का कोई नया संस्करण अगर कोरोना वायरस की रोकथाम में कारगर साबित होता है, तब ऐसा मानना अनुचित नहीं होगा कि कोरोना वायरस महामारी पर लगभग पूरी तरीके से काबू पाया जा सकेगा।